हाय एवरीवन। सो आज की इस वीडियो के अंदर हम हमारा रेशो का लास्ट टॉपिक खत्म करेंगे जो कि आपका रिलेटेड टू प्रोपोर्शन रहेगा, और उसी के साथ साथ हम टाइप्स ऑफ रेशो भी करेंगे क्योंकि आपके जो क्वेश्चंस हैं वो इन टॉपिक में से भी पूछे जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सो हमारा टॉपिक है रेशो, बट रेशो के अंदर आज हम जो समझेंगे दैट विल बी प्रोपोर्शन। ठीक है, तो प्रोपोर्शन का जो छोटा सा एक टॉपिक है, आपको इसके अंदर 3 टाइप्स पता होनी चाहिए, बट पहले हमें पता होना चाहिए कि प्रोपोर्शन होता क्या है, राइट? तो अगर प्रोपोर्शन की डेफिनेशन देखें तो वो होती है इक्वालिटी बिटवीन टू रेशियोज। तो सिंपल सी लाइन है, अगर इक्वालिटी है दो रेशियोज के बीच में तो उसको हम प्रोपोर्शन की टर्म देते हैं, राइट? सो इट मींस क्या, मैं आपको अगर एग्जांपल से समझाऊं तो जैसे कि मेरे पास जैसे कि मेरे पास 2 रेशियोज हैं। पहली रेशियो है मेरी ए रेशियो बी एंड दूसरी रेशियो मेरी है सी रेशियो डी, राइट? ए रेशियो बी सी रेशियो डी, 2 रेशियोज हैं। अगर इन दोनों के बीच में एक इक्वल्स टू लगा हुआ है, उसका मतलब क्या होगा कि ये दोनों रेशियोज जो हैं, ये दोनों रेशियोज, ठीक है, ये आपस में इक्वल हैं। इसका मतलब है इनमें लेने वाली जो रेशियोज है दैट इज ए बी सी और डी, ये सब की सब क्या है, प्रोपोर्शन है। ये सभी समझ में आया? तो हम कह सकते हैं अगर 2 रेशियोज आपस में बराबर हैं, आपस में इक्वल हैं, तो जो रेशियोज के अंदर वैल्यूज हैं वो सारी आपस में प्रोपोर्शन है, वो प्रोपोर्शन कहलाई जा सकती हैं। समझ में आई बात? अभी यहां पे देखो, अगर ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी आपने लिखा, इसको लिखने का एक और फॉर्मेट है। अगर ये दोनों आपस में इक्वल है तो इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जहां इक्वल्स टू की जगह बीच में 2 रेशियोज का सिंबल यूज किया जाएगा। इसका मतलब यही है कि ये दोनों रेशियोज आपस में इक्वल हैं और ये सभी आपस में प्रोपोर्शन है, राइट? सो इसको ऐसे भी आपके एग्जाम में लिखा जा सकता है, ठीक है? इसके बाद में अगर ये सभी के सभी प्रोपोर्शन है रेशियोज इक्वल होने के कारण, तो इनमें इनको भी कुछ टर्म्स दी गई है, यानी कि ए बी सी और डी को भी कुछ टर्म्स दी गई हैं। अभी देखोगे आप अंदर वाली साइड देखोगे तो बी और सी लिखा गया है ना, यहाँ बी है वहां सी है, और ये अंदर वाली साइड है, मतलब इंटरनल में ये दोनों रेशियोज हैं। तो इन बी और सी को बोला जाता है मीन्स, राइट? तो मीन्स टर्म बोल सकते हो या आप बोल सकते हो ओनली मीन्स, मतलब इंटरनल, ऐसे भी आप अपनी ले लैंग्वेज में यूज कर सकते हो इसको। दूसरी तरफ अगर बात करें तो ए और डी, इनको बोला जाता है एक्सट्रीम टर्म्स। एक्सट्रीम मतलब बाहर वाली टर्म्स, राइट? तो वो मीन टर्म्स एंड ये एक्सट्रीम टर्म्स। तो आप चाहे इसको मीन बोलो, इसको एक्सट्रीम बोलो, बात एक ही है। अभी आप बोलोगे कि इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि जब आपके पास क्वेश्चन में ये दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि इनका मीन प्रोपोर्शन निकालो, इनका थर्ड प्रोपोर्शन निकालो या इनका फोर्थ प्रोपोर्शन निकालो, क्वेश्चन ऐसे होता है। अभी हमने सिर्फ क्या समझा है कि अगर दोनों रेशियोज इक्वल हैं तो उनको हम बोल सकते हैं कि वो दोनों प्रोपोर्शन में हैं। प्रोपोर्शन में होगा क्या? प्रोपोर्शन में जो भी रेशियोज हैं उनकी जो वैल्यूज हैं वो सब प्रोपोर्शन में रखी जा सकती हैं। लिखने का एक पैटर्न हमने देखा, इनमें हमने देखा कि ये जो ए बी सी डी वैल्यूज हैं, इनमें जो अंदर वाली वैल्यूज हैं यानी कि बी और सी हमारे केस में, उसको हम मीन टर्म्स बोल सकते हैं, और जो बाहर वाली हैं यानी कि ए और डी हमारे एग्जाम्पल में, उनको हम एक्सट्रीम प्रोपोर्शन बोल सकते हैं। अभी इनसे सॉल्व कैसे करना है, तो देखो जो भी आपके मीन टर्म्स होंगी ना, बी और सी यानी कि इन दोनों का अगर मैं प्रोडक्ट कर दूं वो इक्वल होगा ए एंड ए मल्टीप्लाई डी के प्रोडक्ट के, राइट? समझ में आया? तो ये हमें कंसेप्ट यूज करना है हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। आया समझ में? तो क्या फॉर्मूला बना? ये फॉर्मूला बना हमारा कि अंदर वाली दोनों रेशियोज यानी कि बी एंड सी का मल्टीप्लाई इक्वल होता है एक्सट्रीम टर्म्स यानी कि ए और डी के मल्टीप्लाई के। ठीक है, समझ में आई ये बात? ओके, सो इतना समझ में आया अगर आपको, तो इसके आगे आपका क्वेश्चन पूछा किस किस फॉर्म में जाता है, तो इसकी 3 टाइप्स होती हैं, हम टाइप्स बोल सकते हैं उसको। तो 3 आपको इसमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जो पहले वाला है वो है मीन प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन, आपको ये डायरेक्ट क्वेश्चन में ऐसे ही पूछा जा सकता है कि फाइंड द मीन प्रोपोर्शन ऑफ द रेशियोज,
राइट। तो यहाँ मीन प्रोपोर्शन जब भी पूछा जाए, इट मीन्स आपके पास दो टर्म्स होंगी, दैट इज ए और बी। इन दोनों के बीच में आपको मीन टर्म फाइंड आउट करना है, ठीक है। मीन मतलब मीन हमारा रहेगा अंदर वाला, यानी कि तो जब भी ए और बी में आपको मीन टर्म फाइंड आउट करना है तो सिंपली आपको कंसेप्ट यूज करना है रूट के अंदर ए और बी का मल्टीप्लाई। तो समझ में आया, आपके पास दो ही टर्म्स है ए और बी और आपको दोनों का मीन पता करना है। सो एट दैट टाइम निकालने का फॉर्मूला हमारा क्या बना, सो फॉर्मूला बना रूट ए बी का प्रोडक्ट। ये हमारा मीन प्रोपोर्शन निकालने का फॉर्मूला हुआ। अब आगे चलें तो आगे हमारे पास है सेकेंड वन, दैट इज थर्ड प्रोपोर्शन, दैट इज थर्ड प्रोपोर्शन। अभी आपको जब थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड आउट करना है, सो ये क्या होता है थर्ड प्रोपोर्शन, यानी कि आपके क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी दो प्रोपोर्शन दिए हुए हैं, दैट इज ए और बी। अभी आपको थर्ड प्रोपोर्शन, तो थर्ड प्रोपोर्शन यहाँ पे क्या होगा, तो थर्ड प्रोपोर्शन हमारा सी होगा इस केस के अंदर। सो आपको ये सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, राइट। समझ में आया। तो अभी यहाँ पे हम कैसे करेंगे इसको, तो देखो आपके पास ए रेशो बी है, सो दूसरी तरफ हम लिख क्या सकते हैं, हम सी डी नहीं लिखेंगे क्योंकि फोर्थ टर्म डी नहीं पूछी है ना, उन्होंने थर्ड प्रोपोर्शन आपसे फाइंड आउट करने के लिए कहा है। सो उसके लिए हम यहाँ पे भी एक रेशियो बनाएंगे जो बी ही रहेगी और बी रेशियो सी यहाँ पे कैलकुलेट हम करके देंगे। समझ में आया। तो जब हमने ये किया, मैंने क्या बोला था कि आपका बेसिक फॉर्मूला क्या है, बी इंटू सी, यानी कि मीन टर्म्स मीन प्रोपोर्शन मल्टीप्लाई इक्वल्स टू एक्सट्रीम प्रोपोर्शन। तो जो हमारा यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा ये क्या बनेगा, अगर मैं दोनों मीन को मल्टीप्लाई कर दूं तो बी इंटू बी इक्वल्स टू ए इंटू सी, ये रहेगा। और यहां दोनों बी हैं तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी। ये मैं आपको कंसेप्ट क्लियर कर रही हूं। अगर कंसेप्ट क्लियर होगा तो एग्जाम में आपको फॉर्मूला जो है भूलने की आदत बिल्कुल नहीं आएगी। क्यों, क्योंकि आपको मैंने कंसेप्ट क्लियर कर दिया कि थर्ड प्रोपोर्शन का मतलब सी। तो यहाँ पे फोर्थ डी तो आएगा नहीं, डी नहीं आएगा, तो हम बी दोनों साइड इक्वल रखेंगे। और जब दोनों आ गए तो हमने फॉर्मूला बनाया, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला बेसिक से ही यूज किया हमने, तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी आएगा का फॉर्मूला थर्ड प्रोपोर्शन कैलकुलेट करते हुए। समझ में आया। तो चलो इसके साथ हम अपना इसका लास्ट देखें। बस ये इतना सा ही टॉपिक है और इसके क्वेश्चंस हैं। तो लास्ट हमारा होता है इसके अंदर, दैट इज फोर्थ प्रोपोर्शन। अभी हमें फोर्थ प्रोपोर्शन यानी कि क्या निकालना होगा, सो आप कहोगे डी निकालना है यहाँ पे। तो सो चलो डी कैलकुलेट करके देखते हैं कैसे आएगा बेसिक कंसेप्ट के साथ। यानी कि क्वेश्चन में फोर्थ टर्म ए बी सी तीनों गिवन है, हमें डी निकालना है इस केस के अंदर। तो फिर बेसिक फॉर्मूला यहां से फॉर्म करें, हमें क्या करना होगा, हमें बी और सी का प्रोडक्ट इक्वल्स टू ए और डी के प्रोडक्ट के होगा, है ना। तो ये हुआ। तो यहां से हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, सो यस आप बनाइए इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा हमारा। यस तो यहां पे आपका फॉर्मूला बनता है B मल्टीप्लाई बाय C अपॉन A इक्वल्स टू D। सो ये हमारा यहाँ पे फॉर्मूला क्यों ऐसे बना, क्योंकि मैंने दोनों जस्ट अ सेकेंड, कुछ एक मिनट गलती से ये लिख दिया गया, रुको वेट इसको करेक्ट करना। तो यहाँ पे हमारे पास हम क्या करते हैं, हम तो मीन से कैलकुलेट करते हैं ना इसको। तो मीन की वैल्यूज दोनों अगर हमने यहाँ पे करी तो वो मेरे पास ए बी सी, अच्छा पहले ही लिख चुके हैं, सही था हमारा काम, पहले ही हम लिख चुके हैं। सो हमारा काम बिल्कुल सही था कि बी और सी का मल्टीप्लाई अपॉन ए इक्वल्स टू डी। तो जब भी फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है फॉर्मूला ये बनेगा, बी सी का मल्टीप्लाई अपॉन में ए रहेगा। समझ में आया। तो ये तीन फॉर्मूलास वहां पे रहेंगे, एक बारी फटाफट से रिवाइज कर लें। मीन प्रोपोर्शन निकालना है तो जो ए बी रेशियोज हैं उनका रूट कर देंगे। थर्ड प्रोपोर्शन में आप देखोगे कि बी कॉमन रहेगा, इसीलिए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का प्रोडक्ट रहेगा। नीचे भी सेम यही है, फोर्थ प्रोपोर्शन के लिए डी कैलकुलेट करना है, डी के लिए बी सी अपॉन ए। तो आप इसको कैसे याद रखोगे, ए बी सी, है ना।
डी निकालना है, ए बी सी नीचे से चलेगा हमारा। यहां पे क्या होगा, ए बी सी ही रहेगा, डी तो नहीं आएगा थर्ड प्रोपोर्शन के अंदर। बी स्क्वायर यहां पे ले लेना, बी यहां है दो बारी, वहां ए और सी है, तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो। सो डन, समझ में आई ये बात? तो आप इसको नोट डाउन कर लो फटाफट से, फिर हम अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस करके देखें कि कैसे आते हैं इसके क्वेश्चन। चलिए करें शुरू। ओके, सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हम निकाल के देखते हैं मीन प्रपोर्शन को। सो क्वेश्चन रहेगा फाइंड मीन प्रपोर्शन, फाइंड मीन प्रपोर्शन बिटवीन 8 and 18। फाइंड मीन प्रपोर्शन बिटवीन 8 and 18। सो आप देख पा रहे हो ना, यहाँ उन्होंने कोई वैल्यू, कोई ABCD नहीं लिखा, उन्होंने नंबर्स दे दिया आपको। एक नंबर है 8 एंड दूसरे वाला है 18। उन्होंने बोला मीन प्रपोर्शन कैलकुलेट करो। तो हम मीन कैसे निकालते हैं, आपको अभी बताया था, रूट ए बी यूज करते हैं। सो रूट के अंदर हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू 8 है, बी की वैल्यू 18 है। अभी दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर दे तो ये क्या बन गया, रूट 144। रूट सॉल्व करेंगे सो हमारे पास वैल्यू निकलेगी 12। सो ये मीन प्रपोर्शन 8 और 18 का होता है 12। समझ में आया? वेरी गुड। सो चलो अभी हम अगला क्वेश्चन करके देख लेते हैं। फाइंड थर्ड प्रपोर्शन, फाइंड थर्ड प्रपोर्शन, एक मिनट वैल्यूज ले ले हम, 2, 16 and 36, 2, 16 and 36। यस, तो इसका हमें थर्ड प्रपोर्शन कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे थर्ड प्रपोर्शन कैलकुलेट? तो अभी मैंने आपको क्या बोला था, थर्ड प्रपोर्शन यानी कि ए बी और सी। तो इसको लिखना कैसे है, बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी। बस इतना सही है ना हमारा फॉर्मूला। तो यहाँ पे आपके पास ए भी है, बी भी है, सी तो कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे उसको कैलकुलेट? तो यहाँ पे हम अगर इसको लिखें तो 16 रेशो हमारे पास है 36, यहाँ पे भी 36 और यहाँ हमें फाइंड आउट करना है सी। तो क्या करें भाई, सी निकालने के लिए बी स्क्वायर यानी कि 36 इंटू 36 इक्वल्स टू ए की वैल्यू है 16, सी हमें पता नहीं है, तो सी निकालने के लिए क्या करें, 36 इंटू 36 अपॉन 16 कर दे और इसको सॉल्व कर दे तो सी निकल आएगा हमारी अर्थमेटिक कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग। तो ये 4 के टेबल पे हम कटिंग कर ले, तो 4 4 दा और ये 4 9 दा और फिर से 4 9 दा, हमारे पास क्या आया, हमारे पास 81 आई हमारे सी की वैल्यू। बस इसको ऐसे ही सॉल्व करना है और आपके पास आंसर बनेगा 81। सो थर्ड प्रपोर्शन 16 एंड 36 का कौन होगा, 81। तो आपको दोनों क्वेश्चन निकालने आ गए। कुछ डिफिकल्ट लगा इसमें? नहीं ना, आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि फॉर्मूला कैसे बना है। और अगर आपको ये क्लियर है कि फॉर्मूला कैसे एग्जाम में हमें बनाना है तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही आप भूल पाओगे। वैल्यूज पुट करना और सॉल्व करना इजी है फिर उसके बाद। सो नेक्स्ट हम देख लेते हैं, फाइंड फोर्थ प्रपोर्शन, फाइंड फोर्थ प्रपोर्शन, फोर्थ प्रपोर्शन टू 4, 9 एंड 12। तो अभी हमें फोर्थ प्रपोर्शन फाइंड आउट करना है 4, 9 एंड 12 का। तो फोर्थ प्रपोर्शन यानी कि डी फाइंड आउट करना है आपको। सो मेरे पास ए भी है, मेरे पास बी भी है, मेरे पास सी भी है, मुझे फाइंड आउट करना है डी। सो इसको हम कैसे करेंगे, तो 9 इंटू 12, मैंने कैसे बोला था आपको, ए तो ए नीचे आ गया, बी 9 आ गया, सी 12 आ गया और निकालना क्या है आपको, डी निकालना है। तो अगर हम इन दोनों की कटिंग कर दे तो 3 पे गया और 9 इंटू 3 आपका फोर्थ प्रपोर्शन डी निकल आया 27। क्लियर? आपका भी आंसर यही बना होगा फोर्थ प्रपोर्शन का 27। सो 4, 9 एंड 12 का फोर्थ प्रपोर्शनल क्या रहेगा, तो इट विल बी 27। क्लियर है सारा क्वेश्चन ये? तो यही था आपका प्रपोर्शन का छोटा सा टॉपिक। इसके बाद में हम टाइप्स ऑफ रेशियो भी कवर कर लेते हैं क्योंकि हमारे एग्जाम में वो भी पूछी जा सकती है।
तो चलिए जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द अदर वन, टाइप्स ऑफ रेशियोज। अभी रेशियोज की टाइप्स के अंदर मैं आपको अलग अलग बताऊंगी रेशियो निकालने की, यहाँ पे क्या क्या पॉइंट्स हैं। जैसे कि सबसे पहले अगर इसके अंदर देखा जाए तो एक होती है डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो, अब इसमें कोई आपके पास दो अलग अलग रेशियो नहीं है, उनको इक्वल नहीं करना, एक ही रेशियो है, दैट इज ए और बी। अगर आपको डुप्लीकेट रेशियो फाइंड आउट करनी है और आपके पास है ए रेशियो बी, तो सिंपली आपको क्या करना है, डुप्लीकेट करने के लिए हम दोनों का कर देंगे स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 3:4 दिया है तो 3 का स्क्वायर 9 एंड 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। सो क्लियर। अगर ऐसे ही अगर वो सेकंड बोल दे सब डुप्लीकेट रेशियो, सो इसका मतलब क्या है, ये डुप्लीकेट से ही निकल के आई है और इसका सेकंड पार्ट है ये सब डुप्लीकेट। तो यानी कि जब भी आपको सब डुप्लीकेट रेशियो पूछे, सो इट मींस आपको उनका स्क्वायर रूट करना है। बस डुप्लीकेट में स्क्वायर करना है, सब डुप्लीकेट में रूट कर देना है उसका। यस, ये दोनों समझ में आई आपको। अभी आगे हम बात करते हैं थर्ड वन, दैट इज ट्रिप्लीकेट रेशियो। अभी ये तो नाम से ही शो कर रही है ट्रिप्लीकेट, यानी कि ट्रिपल करना, 3 गुना करना, पर 3 गुना कैसे करेंगे हम, ट्रिप्लीकेट कैसे करेंगे, उसका क्यूब करके। जैसे आपके पास ए रेशियो बी है तो हम ए का क्यूब करेंगे और बी का क्यूब करेंगे, बस इतना करना है यहां पे। नेक्स्ट, अगर आपसे पूछे सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, सो आप यहां पे क्या करोगे, तो सब ट्रिप्लीकेट रेशियो के अंदर आप जो रेशियो है जैसे सब डुप्लीकेट में किया है यहां पे भी वही होगा। आप ए का क्यूब रूट सॉल्व करोगे एंड दूसरी तरफ बी का क्यूब रूट सॉल्व करोगे। सो यहाँ पे सब के अंदर तो आपको रूट सॉल्व करने हैं, चाहे वो स्क्वायर रूट है चाहे वो क्यूब रूट है, और जब डुप्लीकेट और ट्रिप्लीकेट तो स्क्वायर और क्यूब करेंगे रिस्पेक्टिवली, राइट। चलिए अभी हम एक और हमारा लास्ट जो काफी ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, दैट इज कंपाउंडेड रेशियो। कंपाउंडेड रेशियो, ये कंपाउंडेड रेशियो क्या होती है, इसको मैं डायरेक्ट एग्जांपल से बताऊंगी। आपके पास अभी एक नहीं, दो नहीं, 3 रेशियो हैं, 3 रेशियोज हैं यहां पे। जैसे मैंने यहां पे लिखा ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी और ई रेशियो एफ। 3 अलग अलग रेशियोज मैंने लिख दी, बीच में लगा दिया कोमा। अभी आपको पूछा जाए अगर कंपाउंडेड रेशियो, तो इस टाइम पे आपको कैसे आंसर करना है। जो आप देख पा रहे हो हर ब्रैकेट के अंदर जो पहले वाली रेशियो आपकी है, इन सबको मल्टीप्लाई करके एक ब्रैकेट के अंदर कर लेना है। यहाँ पे सिंपली ए रेशियो, सी रेशियो और ई, इन तीनों को कर देना है मल्टीप्लाई, और दूसरी तरफ जो सेकंड वन है दैट इज बी, और मल्टीप्लाई, अगर मैंने बीच में कोई साइन नहीं लगाया तो आप समझ पा रहे हो कि मल्टीप्लाई का ही साइन है, और हम इनको मल्टीप्लाई करके एक नई रेशियो फॉर्म करेंगे। सो इट विल बिकम कंपाउंडेड रेशियो। डन। सो कंपाउंडेड रेशियो के केस में हमें ऐसे आंसर करना है, जैसे 3:2, 2:1 है ऐसे, तो 3 और 2 का मल्टीप्लाई होएगा, वहां पे 2 और 1 का मल्टीप्लाई होके नई रेशियो फॉर्म होगी। सो डन, इतना समझ में आ गया। अभी इसी के साथ हमारा जो है रेशियो का सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया। अभी एक छोटा सा पॉइंट और रह गया हमारा, बस छोटा सा पॉइंट। अगर आपको कंपैरिजन करना हो रेशियोज के बीच में, ये इसके साथ नहीं है तो मैं अगली स्लाइड पे लिख देती हूँ, कंपैरिजन करना है रेशियोज को, कंपैरिजन ऑफ रेशियोज। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि 3:4 और दूसरी तरफ आपके पास है 5:6, इन दोनों में से कौन सी वाली रेशियो जो है
वो बड़ी है, या कह लो कौन सी फ्रैक्शन जो है वो बड़ी है। सो आप अगर आपके पास ऐसे रेशो दी हुई है ना और फिर से आपको चेक करना है तो आप उसको भी ऐसे फ्रैक्शन में ले आना, बात वही है। अभी आपको कंपैरिजन के लिए क्या करना होगा, तो उसके लिए आप दोनों को पहले तो डिवाइड कर दो, यानी कि इनको ही आपस में डिवाइड करके पॉइंट्स में वैल्यू निकाल लो, इजीली आपका क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 4 7 28 और 4 5 20, राइट। यहाँ पे अगर हम कैलकुलेट करें तो 6 8 48, पीछे रह गया 2, तो 6 3 18। अब ये वैल्यू आई है 0.75, ये वैल्यू आई है 0.83। इन दोनों में कंपैरिजन करके क्या बताना है, कौन सी वाली वैल्यू बड़ी है। तो क्या आंसर निकला आप कहोगे ये वाली वैल्यू बड़ी है। सो ये अगर वैल्यू बड़ी है सो इट मींस यही बड़ी होगी। समझ में आया। अभी दूसरी तरफ इसको करने का एक और मेथड है, क्या, 3 को इस 6 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 3 को जब 6 से मल्टीप्लाई करा तो जो आपके पास नंबर आया आप यहां लिखोगे, दूसरी तरफ 5 को 4 से मल्टीप्लाई करा। देखो जो न्यूमरेटर में है ना नंबर, उसके अकॉर्डिंग आप चेक करोगे। तो यहाँ पे 5 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो 20 आया। सो अब 20 बड़ा है 18 से। सो अगर 20 कहां से लिया था हमने, 5 से लिया था, तो ये 5/6 हमारी रेशो बड़ी रहेगी, ग्रेटर रहेगी इन दोनों के कंपैरिजन में। ठीक है, ये समझ में आया। सो क्लियर। चलिए इसी के साथ हमारा आज रेशो का भी पूरा टॉपिक फिनिश हो गया। रेशो प्रोपोर्शन दोनों कर लिए। अभी हमारा अगली वीडियो के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके क्लास, थैंक यू।